जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो संविधान के आर्टिकल्स याद रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है ना? ये नंबर अक्सर इतने सूखे और बोरिंग लगते हैं कि दिमाग में टिकते ही नहीं। लेकिन क्या हो अगर हम इन नंबरों को याद करने का तरीका ही बदल दें? आज हम कुछ ऐसी ही क्रिएटिव तरकीबों के जरिए भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को समझने का एक नया नजरिया देखेंगे। देखिए, हमारा दिमाग ना सूखी जानकारी को ज्यादा देर तक नहीं पकड़ता, वो उसे खारिज कर देता है। लेकिन हाँ, कहानियों को, मजेदार जुमलों को और तस्वीरों को वो पकड़ लेता है। तो आज का ये विश्लेषण रटने पर नहीं, बल्कि जानकारी को दिमाग में बैठाने के लिए दिलचस्प तरीके बनाने पर केंद्रित होगा। मतलब हम उस पुराने उबाऊ तरीके को एक नए और रचनात्मक तरीके से बदलने की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उन्हें इस तरह समझना है कि वो हमेशा के लिए याद रह जाएं। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। किसी भी संस्था की असली ताकत उसकी आज़ादी और सरकार के साथ उसके रिश्ते में छिपी होती है। ये समझना कि कोई संस्था संवैधानिक है, सांविधिक है या फिर कार्यकारी, उसकी पूरी शक्ति को समझने की एक मास्टर की है। ये चार्ट देखिए, ये सरकारी तंत्र को 3 साफ-साफ हिस्सों में बांटता है। संवैधानिक निकाय, जो सीधे संविधान से शक्ति लेते हैं और सबसे ज्यादा आज़ाद होते हैं। फिर आते हैं सांविधिक निकाय, जो संसद के कानून से बनते हैं। और आखिर में कार्यकारी निकाय, जो सीधे सरकार के आदेश से चलते हैं, जो उन्हें सरकार पर सबसे ज्यादा निर्भर बनाता है। ये चार्ट एक तरह से किसी भी संस्था की आज़ादी का मीटर है। चलिए अब इन श्रेणियों का इस्तेमाल करके कुछ मुख्य संवैधानिक स्तंभों को समझते हैं। ये वो संस्थाएं हैं जो हमारे देश की नींव यानी संविधान में ही लिखी हुई हैं, और हम इन्हें याद रखने की कुछ मजेदार तरकीबें भी देखेंगे। तो सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र की नींव इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324। इसे याद रखने की ट्रिक तो एक्शन से भरपूर है। 3, 2, 1 वोट दो। ये सिर्फ एक मजेदार लाइन नहीं है, ये एक क्लासिक मेंटल हुक है जो एक बेजान से नंबर को एक दमदार एक्शन से जोड़ देता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक गहरी बात भी है। आर्टिकल 324 सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये शक्ति का एक बहुत बड़ा सोर्स है। इसी आर्टिकल से चुनाव आयोग को वो असीमित शक्तियां मिलती हैं जिनसे वो आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। जैसे चुनाव के दौरान पूरी सरकारी मशीनरी पर उसका नियंत्रण होना। अगला है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280। इसका काम है केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा करना, और इसकी ट्रिक तो बेहद सीधी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। मैंने 280 रुपए का टैक्स भरा। जब आप किसी नंबर को रोजमर्रा की किसी ठोस चीज जैसे पैसों से जोड़ते हैं तो दिमाग उसे ज्यादा आसानी से याद रखता है। पर यह बंटवारा सिर्फ पैसों का नहीं है, ये असल में केंद्र और राज्यों के बीच भरोसे और सहयोग को बनाए रखने का एक संवैधानिक तरीका है। यही तो भारत के फेडरल बैलेंस को बनाए रखता है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक हेल्दी बंटवारा। अब बात करते हैं देश की प्रशासनिक मशीनरी की, जिसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, आर्टिकल 315। इसकी ट्रिक समय से जुड़ी है। परीक्षा 3:15 बजे मतलब 3:15 पर शुरू होती है, सीधी और असरदार। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ एक भर्ती करने वाली एजेंसी नहीं है, ये एक संवैधानिक सुरक्षा कवच है। इसके सदस्यों को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, ताकि वे बिना किसी राजनीतिक डर या दबाव के काम कर सकें। ये बात पक्की करती है कि हमारी नौकरशाही किसी एक सरकार की नहीं, बल्कि हमेशा देश की सेवा करे। अच्छा, तो सरकार जो जनता का पैसा खर्च करती है, उस पर नजर कौन रखता है? यहीं पर आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG, आर्टिकल 148। इसे याद रखने की कहानी वाली ट्रिक तो जबरदस्त है। 1, 4, 8 आदमी मिलकर हिसाब करते हैं। 148 ये चंकिंग नाम की एक शक्तिशाली मेमोरी तकनीक है जो एक बड़ी संख्या को छोटे मतलब वाले टुकड़ों में तोड़ देती है। लेकिन ये हिसाब सिर्फ बही खाते की जांच नहीं है। CAG को जनता के पैसे का संरक्षक कहा जाता है। सोचिए, 2G स्पेक्ट्रम या कोयला ब्लॉक आवंटन जैसे बड़े बड़े मामले CAG की रिपोर्ट के बाद ही तो सामने आए थे। ये सरकार की जवाबदेही तय करने का सबसे बड़ा संवैधानिक हथियार है। ये दिखाता है कि संविधान का एक दिल भी है जो सामाजिक न्याय की बात करता है। इन जाति आधारित आयोगों को याद रखना ABC जितना आसान है।
आर्टिकल 338 एससी कमीशन के लिए, 338 ए एसटी कमीशन के लिए और 338 बी ओबीसी कमीशन के लिए। इससे ये भी पता चलता है कि हमारा संविधान विकसित हो रहा है, क्योंकि एसटी और ओबीसी कमीशन बाद में संशोधनों के जरिए जोड़े गए। लेकिन किसी देश का शासन सिर्फ उसके संविधान की किताब से नहीं चलता। समय और जरूरतों के हिसाब से नई संस्थाएं बनती हैं। चलिए अब उन सांविधिक और कार्यकारी निकायों पर चलते हैं जिन्हें संसद या सरकार ने अपनी जरूरत के हिसाब से बनाया है। यहाँ दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी के लिए ट्रिक है, स से सतर्कता, स से संथानम समिति जिसने इसकी स्थापना की सिफारिश की थी, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC के लिए एक 5 रुपए के सिक्के को याद रखें, 5 रुपए की अर्जी लगाओ, सूचना पाओ। अब आते हैं उस संस्था पर जिसके बारे में हम हर रोज सुनते हैं, CBI। और इसे याद रखने की ट्रिक किसी समिति के नाम पर नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही मशहूर और तीखी टिप्पणी पर आधारित है। CBI सरकार का पिंजरे में बंद तोता है। ये सिर्फ एक मजाकिया लाइन नहीं है, ये भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के संस्थागत संकट को उजागर करती है। CBI ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक। ये एक कार्यकारी निकाय है जो अपनी शक्तियां एक पुराने पुलिस कानून से लेता है। इसी वजह से इसकी आज़ादी पर हमेशा सवाल उठते हैं और राजनीतिक दबाव के आरोप लगते रहते हैं। और आखिर में जोनल काउंसिल्स। यहाँ एक आम गलती होती है कि लोग इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री को मान लेते हैं, लेकिन ट्रिक शानदार है। एक घर यानी होम की तस्वीर के साथ सोचें। घर के अलग अलग कमरों का मालिक कौन होता है? गृह मंत्री। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है जो सहकारी संघवाद की इस जटिल प्रशासनिक संरचना को तुरंत आसान बना देती है। तो इन सभी तरकीबों और कहानियों के बाद ये साफ है कि ये सिर्फ परीक्षा पास करने के शॉर्टकट नहीं है। ये हमें शासन की प्रकृति के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाते हैं। जी हाँ, ये तरकीबें सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। ये शक्ति की उस पूरी बनावट को समझने का एक नक्शा है जो हमारे देश को चलाती है, और ये हमें सिखाती हैं कि जानकारी को असल में सीखा कैसे जाता है। तो आज के इस विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, क्रिएटिव हुक्स सीखने को आसान और टिकाऊ बनाते हैं। दूसरी, शक्ति का वर्गीकरण किसी भी संस्था की आज़ादी का पैमाना है। तीसरी, हर छोटी ट्रिक के पीछे एक बड़ी कहानी छुपी है। और आखिर में, हमारे देश का शासन एक निरंतर विकसित होने वाली प्रणाली है। और अंत में सोचने के लिए एक ज़रूरी सवाल। जैसा कि हमने देखा, CBI को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है क्योंकि वो एक कार्यकारी निकाय है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। कोई भी देश अपनी जांच एजेंसियों को शक्तिशाली तो बनाना चाहता है, पर असल में स्वतंत्र कैसे बनाए? क्या सिर्फ कानून बना देना ही काफ़ी है, या सच्ची स्वतंत्रता के लिए कुछ और भी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर लगातार विचार करने की ज़रूरत है।